वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात सभी को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स का, चैप्टर फर्स्ट, दैट इज डेवलपमेंट। वी हैव अप टिल नाउ रेड द टू पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। हम दो भाग इसमें पढ़ चुके हैं। इसी के साथ आज हम तीसरे भाग पर पहुंच गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, जिसका नाम है विकास यानी कि डेवलपमेंट। तो हम बात करेंगे विकास की। हमने इस चैप्टर के टू पार्ट्स पढ़ लिए हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि विकास जो है उसके मायने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, द सर्कमस्टांसेस, द डिमांड्स, द प्रॉब्लम्स ऑफ वेरियस पीपल, and we have up till now seen what is development in real sense, what it means for different people living in different countries and living in different areas within a country. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पार्ट, जिसमें हम इनकम, हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा था वर्ल्ड बैंक का, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने इनकम के आधार पे क्लासिफाई किया अलग अलग कंट्रीज़ को, और इसी इनकम के आधार पे वर्ल्ड बैंक ने अलग अलग जो देश हैं उनका कैटेगराइजेशन किया। उन्होंने एक बेसिक रिक्वायरमेंट या एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ली, दैट इज़ मनी, या कितनी परचेजिंग पावर है, कितने रुपए औसतन एक व्यक्ति कमा पा रहा है किसी देश में, सो दैट दे कैन फाइंड आउट दैट what is the status of the people in reality, and we can say that how much purchasing power they have, how much things or materialistic things they can earn through with the help of that money. So इनकम एंड अदर क्राइटेरिया की बात करेंगे। अब सिर्फ वर्ल्ड बैंक की बात नहीं करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ मनी का क्राइटेरिया या पर कैपिटा इनकम जिसको आप बोलते हैं, दैट क्राइटेरिया हैज बीन टेकन, बट नाउ वी विल टॉक अबाउट इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ठीक है, तो पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट ऑल्सो हैव मैनी अदर गोल्स। तो लोग सिर्फ इस बारे में नहीं सोचते हैं कि उनकी आमदनी, उनकी इनकम ही बढ़नी चाहिए, बट they also think in various other aspects, various other problems, various other matters which are important in the life of a person. So for example, equality, security, freedom, health, education and many other aspects which affects all of us all together or individually. In some places there might not be a good school at all available in the nearby places, so children face a lot of problem. In other places there might not be a good hospital, so you have to rush to thousands of kilometers or hundreds of kilometers to get good medical facilities and etc. So there are various other issues. Similarly, if we think of a nation, we may think of other equally important attributes. तो अगर हम एक देश की बात करें, जैसे इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग प्रॉब्लम है अलग अलग एरियाज में, इसी तरीके से अगर आप देश के विकास की बात करें तो सिर्फ पर कैपिटा इनकम या मनी ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मौजूद हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि विकास हुआ या नहीं हुआ, या विकास किस प्रकार से होगा, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से स्टेप्स हमको लेने हैं, या किन किन फील्ड्स में हमको इम्प्रूव करना है जिससे हम ये कह सकें कि विकास हुआ है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं अब। नाउ लेट अस लुक एट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स व्हिच इज गिवन इन योर बुक। टेबल 1.3 सेज द पर कैपिटा इनकम ऑफ 3 states, that is Haryana, 1,80,174 rupees. This is annual per capita income of a person in different states. So it is Haryana. There at the second place is Kerala, 1,63,475, and at the bottom we have Bihar. So out of these 3 states, Haryana has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. Very clearly you can see it. If only per capita income is considered, then Haryana will be the most developed state and Bihar will be the least developed स्टेट। तो अगर आप सिर्फ इस टेबल या इस पर कैपिटा इनकम को एक आधार माने, एक बेस माने, तो क्या बोल सकते हैं दैट हरियाणा इज द मोस्ट डेवलप्ड एंड आउट ऑफ दीज 3, एंड बिहार इज एट द बॉटम, इट इज द लीस्ट डेवलप्ड। बट द पिक्चर इज नॉट अप टिल हेयर। फर्दर हम एक और अब टेबल देखते हैं जिसमें क्या हो रहा है।
टेबल 1.4 सम कंपैरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। अब कुछ और कंपैरिजन किए इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने पहले टेबल में, इससे पहले टेबल में क्या कंपैरिजन किया था? पर कैपिटा इनकम का। अब कंपैरिजन कर रहे हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि शिशु मृत्यु दर, जो कि 30 है आउट ऑफ 1000 इन हरियाणा, 10 है केरला में और बिहार में 35। फिर अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो 82% है हरियाणा, उसके बाद केरला 94 और बिहार 62। फिर नेट अटेंडेंस रेशियो है, ठीक है, 61, 83 एंड 43, यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में जहां हरियाणा पर कैपिटा इनकम में इन दोनों ही स्टेट से आगे था, वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा पीछे है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में तो इनफैक्ट 3 गुना है केरला से। So the table shows that infant mortality rate in Haryana is 30 while it is only 10 in Kerala. Half of the children around 14 to 15 years of age in Bihar are not attending school. देखिए 43% है अटेंडेंस रेशियो, यानी कि आधे से ज़्यादा बच्चे स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। Therefore, we come to the conclusion that children in many parts of the country are not even getting basic health care और एजुकेशनल फैसिलिटीज़। अच्छी शिक्षा की और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है हमारे देश के बहुत सारे इलाकों में। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे आए हमारे टेबल में। द फर्स्ट वन इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो क्या होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year per 1000 लाइव बर्थ्स इन एन एरिया इन अ ईयर। तो क्या कह रहे हैं, प्रति 1000 जो जीवित बच्चों का जो जन्म हुआ, उनमें से कितने 1 साल की उम्र प्राप्त करने, अटेन करने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 1 साल की उम्र तक जाने से पहले प्रति 1000 बच्चों में 1 साल में कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, यानी कि द रेट ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिलो द एज ऑफ 1 year per 1000 लाइव बर्थ्स इन एन एरिया इन अ ईयर। उसके बाद बात करेंगे लिटरेसी रेट की, यानी कि साक्षरता दर की। द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन आउट ऑफ ऑल पीपल अबव 7 years ऑफ एज। ठीक है, 7 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं देश में, उनमें से कितने लोग साक्षर हैं, उसको कहते हैं परसेंटेज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज नेट अटेंडेंस रेशियो। The total percentage of children of age 14 to 15 years attending school out of total number of children aged 14 to 15 years। 14 से 15 साल और उससे नीचे, यानी कि 7 से 15 साल तक के बच्चों का परसेंटेज जो स्कूल जाते हैं, ठीक है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। जितने टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं 7 से 15 साल के बीच में, उनमें से कितने स्कूल जाते हैं, उसको कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। लिटरेट पर्सन इन इंडिया। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है, हमने लिटरेसी रेट तो जान लिया, अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लिटरेट कौन है, साक्षर हम किसको कहेंगे। अ पर्सन हु इज अबव 7 years ऑफ एज एंड कैन रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड एनी वन लैंग्वेज इज नोन एज लिटरेट इन इंडिया। तो भारत में लिटरेट उसको कहते हैं जिसकी उम्र 7 साल से ऊपर हो और वो किसी भी एक भाषा में पढ़, लिख और बोल सकता है और समझ सकता है, उसको कहते हैं हम लिटरेट। आगे चलते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारी बात की कि भाई हमारे पास अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास बहुत सारे इलाकों में अच्छी शिक्षा की सुविधाएं नहीं है। सो imagine that everybody of us, all of us want different things। तो हम क्या करने लगे, क्या हम इंडिविजुअली अपने लिए हर कोई एक अच्छा स्कूल अवेलेबल करा सकता है? इट इज feasible? नो, आई डोंट थिंक it is feasible in a country or in some other country also, because separately we might not be having that much of resources, that much of money, so to avail private facilities individually for everybody. So for that the most important and the most better way is of public facilities. So money in your pocket cannot buy all goods and services
that you may need to live in. तो पैसा ज़रूरी नहीं है कि जो सारी सुविधाएं आपको चाहिए वो आपको अवेलेबल करा सके. जैसे कि एग्जाम्पल, मनी कैन नॉट बाय यू अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट और ensure availability of unadulterated medicine. Money cannot protect you from infectious diseases either. तो 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने, और भी बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आएंगे. तो क्या क्या बातें कर रहे हैं वो कि पैसे से आप एक क्लीन एनवायरनमेंट या पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते हैं, बिना मिलावट की दवाइयाँ नहीं खरीद सकते हैं. पैसा तो आपके पास होगा, पर जो बेस है उसको आप कैसे सही करेंगे. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पब्लिक फैसिलिटी. तो वहाँ पर पब्लिक फैसिलिटी का रोल स्पेशली उन इलाकों में या उन देशों में जहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन मिडिल क्लास है या बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पब्लिक फैसिलिटीज़. ठीक है. देयरफॉर द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज इज कलेक्टिवली. क्योंकि तब आप कलेक्ट करते हैं सबसे पैसा इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड मेनी अदर सोर्सेज विच द गवर्नमेंट हैज, लाइक फीस, फाइन्स, एटसेट्रा. सो देयरफॉर the public facilities provided by the government and the facilities provided by the government are known as public facilities. अक्सर ऐसी फैसिलिटी जो सरकार द्वारा प्राप्त कराई जाती हैं, अवेलेबल कराई जाती हैं लोगों को, उनको कहते हैं पब्लिक फैसिलिटी. एग्जाम्पल, पब्लिक हॉस्पिटल्स, पब्लिक स्कूल्स, पार्क्स, एटसेट्रा. सो severe problems arrive in areas where the government is not able to provide good public facilities. तो सबसे ज़्यादा समस्याएं हमारे देश में और किसी भी देश में विश्व के वहाँ पर आती है जहाँ पर अच्छी सरकारी सुविधाएं, जनहित की सुविधाएं सरकार प्राप्त नहीं करा पाती है, उसके बाद उपलब्ध नहीं करा पाती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं. सो इन तमिलनाडु 90% of the people living in rural areas use a ration shop, while in West Bengal it is only 35%. तो तमिलनाडु का एक उदाहरण लिया है, उसमें बात कर रहे हैं कि 90% लोगों के पास राशन शॉप की फैसिलिटी अवेलेबल है और वहाँ से वो सब्सिडाइज यानी कि सस्ता अनाज खरीद पाते हैं. वहीं यह जो सुविधा है, ये फैसिलिटी है, ये वेस्ट बंगाल में सिर्फ कितनी है, 35%. सो वेयर डू पीपल बी बेटर ऑफ एंड वाई. कहाँ पर लोग ज़्यादा अच्छे से रह पा रहे होंगे, उनको पर्याप्त खाना मिल पा रहा होगा और क्यों. तो बहुत ही क्लियर है, जहाँ पर ज़्यादा राशन की दुकानें उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, वहाँ पे वो सस्ता अनाज ले पाएंगे और हर रोज़ की उनकी जो प्रॉब्लम है हंगर की, उसको अच्छे से सेटिस्फाई कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू बंगाल, यहाँ पे सिर्फ 35% है. ठीक है. तो बड़ी ही गंभीर समस्या वहां पर हो जाएगी जहां पर सरकार सब्सिडाइज्ड रेट्स पर नहीं अवेलेबल करा सकती है सस्ते दामों पे, क्योंकि गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकें अपनी सभी ज़रूरतों पर. सो डज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज डिपेंड ओनली ऑन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट. व्हाट आर द फैक्टर्स कुड बी रेलिवेंट. अब क्या कह रहे हैं, क्या सिर्फ सरकार के द्वारा पैसा खर्च करना ही इन पब्लिक फैसिलिटी को सुधार सकता है, या फिर इसमें कोई और भी फैक्टर्स हैं. बहुत सारे और फैक्टर्स हैं. व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ द पीपल. लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, कितने अच्छे से अपनी डिमांड रख रहे हैं, कितने अच्छे से समझा पा रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. दूसरा, उसको मेंटेन करना. भाई पब्लिक फैसिलिटी देना तो एक बात है, उसके बाद वो डैमेज ना हो, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे कोई करप्शन नहीं हो रहा है. ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी पब्लिक फैसिलिटी के लिए, उसके आने में और उसको लंबे समय तक चलाने के लिए. सो अब एक एक्टिविटी आ गई है आपके सामने. लेट्स सी द टेबल 1.5, एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं वो, जिसमें लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन दिया हुआ है, मेल और फीमेल का. लिटरेसी रेट ऑफ रूरल चिल्ड्रन, जो 10 से 14 साल के बच्चे हैं, उनका 90% मेल्स का और 87% फीमेल्स का. वहीं 10 से 14 साल से जो नीचे के बच्चे हैं, उसमें 85% और 82% है. ठीक है. अब आगे चलते हैं और देखते हैं
कि हमारे टेबल के बेस पे कुछ सवाल दिए हुए हैं। द लिटरेसी रेट ऑफ ऑल ग्रुप्स इंक्लूडिंग यंग एंड ओल्ड इज हाउ मच %? तो देखिए ऑल ग्रुप्स की जो लिटरेसी रेट है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऑल ग्रुप्स के लिटरेसी रेट अगर हमें जानना है तो हमारा दिया हुआ है ऊपर लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, तो 76 + 55, तो मेल्स के लिए कितना है 76%। वहीं फीमेल्स के लिए कितना है 54%। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद however it is not just that these many adults could not attend school, but that there are dash who are currently not in school। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि जितने एडल्ट्स पॉपुलेशन यानी कि मेल और फीमेल की परसेंटेज है, उनमें से बहुत सारे लोग स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो कितने % लोग स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं? तो इट कम्स टू अराउंड 35%। तो 35% लोग ऐसे हैं जो स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। कैसे आए 35%? 76 + 54 किया, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2। अब आगे चलते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट -% ऑफ रूरल गर्ल्स एंड -% ऑफ रूरल बॉयज़ आर नॉट अटेंडिंग स्कूल। तो कितने % रूरल गर्ल्स और कितने % रूरल बॉयज़ स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं? देखिए नीचे जो थर्ड कॉलम है उसमें 85% अटेंड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कितने % नहीं कर पा रहे हैं? 15% नहीं कर पा रहे हैं बॉयज़। और गर्ल्स कितने % नहीं कर पा रही हैं? 18% गर्ल्स। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 82% जो है गर्ल्स वो स्कूल अटेंड कर पा रहे हैं, यानी कि 18% नहीं कर पा रहे हैं। वहीं बॉयज़ कितने % नहीं कर पा रहे हैं? 15% बॉयज़ भी स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं रूरल एरियाज़ में। देयरफॉर इलिटरेसी अमंग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 14 years इज एज हाई एज। तो इलिटरेसी कितनी हाई है? फीमेल्स में 13%, वहीं मेल्स में कितनी है? 90 दिया हुआ है तो 10%। ओके, आगे चलते हैं। द हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी अमंग डैश एज ग्रुप इवन आफ्टर मोर देन 50 years। तो कौन से एज ग्रुप में हाई लिटरेसी है? जो एडल्ट एज ग्रुप है उसमें बहुत हाई इलिटरेसी है। ठीक है, लगभग 35% है वो। सो इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, फॉर द लीडर्स ऑफ द कंट्री। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, जिसकी वजह से हमें 70 साल से अधिक हो गए हैं आज़ादी प्राप्त किए हुए, और अब तक भी हम ये जो प्रॉब्लम है इलिटरेसी की, इसको पूरी तरह से दूर नहीं कर पाए हैं। पर आई होप कि आने वाले समय में हम इस समस्या से 100% सॉल्यूशन प्राप्त कर पाएंगे। सो मूविंग ऑन, लेट्स कम टू द असाइनमेंट पार्ट। Here we have question number 1. Define the following terms. First, infant mortality rate. Second, net attendance ratio. Third, literacy rate. Fourth, what are public facilities? And explain the importance of public facilities with the help of examples. Public facility क्या होती हैं और वो क्यों महत्वपूर्ण है, उदाहरण देकर समझाएं। Next, what are the 5 most important factors of development according to you? आपके अकॉर्डिंग हमारे देश के लिए 5 कौन से सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं विकास के? So I hope you understood all topics of today well. So if this video was informative, if you like it, if you understood it, please don't forget to like the video, share it with your friends so that others who are not in your school can be benefited from the information. Give your valuable suggestions in the form of comments or advice so that we can make further improvements or make changes in the facts which are not correct. And do not forget to subscribe to my channel. Thank you and have a nice day.